हेलो गाइस, दिस इज़ बायो अंश और आज हम लोग पढ़ेंगे ब्रीथिंग एंड एक्सचेंज ऑफ गैस। तो व्हाट इज़ मीन बाय ब्रीथिंग? ब्रीथिंग मतलब जो एयर हम लोग इनहेल और एक्सहेल करते हैं थ्रू लंग्स, उस प्रोसेस को कहा जाता है ब्रीथिंग। एंड देन रिस्पायरेशन जो एयर एटमॉस्फेयर के थ्रू हमारे लंग्स में आता है और ट्रैवल करता है थ्रू हार्ट एंड देन ट्रैवल इनटू टिश्यू, दिस प्रोसेस इज कॉल्ड रिस्पायरेशन। तो दिस इज डिवाइडेड इनटू 5 स्टेज। फर्स्ट ऑफ ऑल एटमॉस्फेयर, जिसमें कि O2 CO2 रहता है, NO2 भी रहता है और एक्सेट्रास गैसेस रहते हैं। ये सारे गैसेस हमारे नोज के थ्रू इंस्पायरेशन और जो हम लोग छोड़ते हैं जिसे एक्सपायरेशन कहा जाता है। ये एयर यहाँ से लंग्स में जाता है। लंग्स में O2 CO2 का ट्रैवल होता है थ्रू ब्लड वेसल्स, दिस इज कॉल्ड लंग्स, एंड देन दिस ब्लड वेसल्स टू हार्ट, then heart to oxygenated blood vessel, and then blood vessel to tissue, जिसमें कि ग्लूकोज C6H12O6 का ब्रेकडाउन रहता है ऑक्सीजन से और टेन फॉर्म CO2 प्लस ATP। तो फर्स्ट ऑफ ऑल द प्रोसेस नंबर 1, दिस इज कॉल्ड ब्रीथिंग और ventilation. This is first step. Then it is diffusion of gases, for example respiration. This is called second step. First step, the air go through nose to lungs, and his second step, diffuse of gas through lungs and blood vessels, this is called respiration. And then the third step, transfer of gases, and fourth stage फिर diffuse करता है, diffuse of gases, but in this time internal respiration, because this diffusion in through blood vessels and tissue, that's why called internal respiration. And the fifth and last step is chemical process, जो कि टिश्यू में होता है। टिश्यू में ग्लूकोज का ब्रेकडाउन होता है O2 के हेल्प से और फॉर्म करता है CO2 और ATP। CO2 हार्मफुल रहता है हमारी बॉडी में, डेट्स वाई CO2 डेट्स ट्रैवल ब्लड वेसल्स एंड देन हार्ट, एंड देन थ्रू हार्ट, then again deoxygenated blood vessels is travel through lungs and then exhale through atmosphere. This is the fifth step. First, breathing and ventilation. Second, diffusion of gases. Third, transfer of gases. Fourth, diffusion of gases, internal respiration. And the fifth and the last one is chemical process, जो कि टिश्यू में होता है. And the next one is chemical process. जो टिश्यू में chemical process हो रहा है, तो चलिए देखते हैं ये कैसे होता है. तो first of all, let me change sketch. Indirect breakdown of fat, glucose, protein. फैट, ग्लूकोज और प्रोटीन का इनडायरेक्ट ब्रेकडाउन होता है थ्रू ऑक्सीडेशन एंड फॉर्म CO2 प्लस ATP प्लस H2O. CO2 हार्मफुल रहता है हमारे बॉडी के लिए, डेट्स वाई CO2 वापस से एटमॉस्फेयर में हम लोग छोड़ देते हैं। एयर को लेते हैं, ब्रेक डाउन करते हैं, ग्लूकोज को प्रोटीन बनाते हैं, ATP फॉर्म करते हैं और उसमें CO2 भी फॉर्म होता है। CO2 फॉर्म हमारी बॉडी के लिए हार्मफुल रहता है, डेट्स वाई ये वापस ट्रैवल करके ब्लड वेसल्स में वापस एटमॉस्फेयर में डाल दिया जाता है। देन ऑक्सीडेशन जो रहता है ये भी दो प्रोसेस में होता है, दो प्रोसेस। फर्स्ट इज इन प्रेजेंट ऑफ ऑक्सीजन और इन absence of ऑक्सीजन। जब ऑक्सीजन का प्रेजेंट में रहता है तो इसे कहा जाता है एरोबिक रिस्पायरेशन, और इन एब्सेंस ऑफ जिसे कहा जाता है एनएरोबिक रिस्पायरेशन। रिस्पायरेटरी ऑर्गन, तो हमारी रिस्पायरेटरी ऑर्गन सभी एनिमल में अलग अलग रहता है। मैकेनिज्म ऑफ ब्रीथिंग वेरी अमॉन्ग डिफरेंट ग्रुप ऑफ एनिमल डिपेंडिंग ऑन देयर हैबिटेट एंड लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन।
दैट मीन्स एनिमल्स, डिफरेंट एनिमल, डिफरेंट हैबिटाट और लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन रहता है डिफरेंट. फॉर एग्जाम्पल स्पॉन्जेस, सिलेंट्रेटा, फ्लैटवर्म, ये एरेशन करता है थ्रू बॉडी सरफेस. एरेशन करता है थ्रू बॉडी सरफेस. फ्लैटवर्म फ्लैट रहता है और उसका बॉडी सरफेस पतला रहता है, वो अपने बॉडी सरफेस के थ्रू रिस्पायरेशन कर सकता है. उसी प्रकार अर्थवर्म एंड फ्रॉग, ये रिस्पायरेशन करता है थ्रू मॉइस्ट क्यूटिकल और मॉइस्ट स्किन. इंसेक्ट रिस्पायर करता है थ्रू नेटवर्क ऑफ टिब्यूल्स, जिसे ट्रैकियल रिस्पायरेशन भी कहा जाता है. ट्रैकियल रिस्पायरेशन. देन आर्थ्रोपोडा, फिश, लार्वा, ये स्पेशल वेस्कुलराइज स्ट्रक्चर रहता है जिसे कहा जाता है गिल्स के थ्रू रिस्पायर होता है. देन एम्फीबियन एंड मैमल्स, ये तो पता है लंग्स, जिसे कहा जाता है पल्मोनरी रिस्पायरेशन. ह्यूमन रिस्पायरेटरी सिस्टम. फर्स्ट ऑफ ऑल इसमें एक्सटर्नल नॉस्ट्रिस रहता है. दिस इज एक्सटर्नल नॉस्ट्रिस. जैसे नोजल कैविटी, यहाँ से एयर अंदर जाता है थ्रू. देन यहाँ पर इंटरनल, दिस इज इंटरनल नॉस्ट्रिस. दिस इज वोल्वा. Pyrex, this is common passage of air and food, this is called pyrex. Then glottis, फूड पाइप को ग्लोटिस बोला जाता है और फूड पाइप को एसोफेगस कहा जाता है. देन दिस इज कॉल्ड एपीग्लोटिस. ये हेल्प करता है फूड को एयर ट्रैक में जाने से बचाता है. एपीग्लोटिस ये कवर कर लेता है एयर पाइप को जब हम लोग फूड खाते हैं. दिस इज कॉल्ड एपीग्लोटिस. एंड दिस इज ग्लोटिस, फूड एयर पाइप. ग्लोटिस, फूड पाइप, गलिट, और जो प्रिवेंट करता है फूड को एयर पाइप में जाने से उसे कहा जाता है एपीग्लोटिस. दिस इज कॉल्ड ट्रेकिया एयर पाइप. दिस इज कवर विथ सी शेप हाइलिन कार्टिलेज, जो कि इनकम्प्लीट रहता है डॉर्सली. इनकम्प्लीट डॉर्सली. जैसे ये देखिए, ये फूड पाइप है और ये एयर पाइप है. तो ये जो सी शेप हाइलिन कार्टिलेज रहता है इस तरह से सिर्फ एयर पाइप को कवर करता है, ताकि एयर जब अंदर आए और फिर बाहर जाए तो फिर वो पाइप कोलैप्स ना कर पाए. जैसे कि बैलून में हम लोग हवा डालते हैं, फिर हवा जैसे निकलता है वो अंदर कोलैप्स कर जाता है, तो वो कोलैप्स करने से बचाने के लिए सी शेप हाइलिन कार्टिलेज रहता है जो कि इनकम्प्लीट रहता है. वो हेल्प करता है ताकि एयर पाइप कोलैप्स ना करे. देन दिस इज कॉल्ड लंग्स, हार्ट. दिस इज डायग्राम. तो फर्स्ट ऑफ ऑल देयर इज एपीग्लोटिस, जो कि फूड को एयर पाइप में जाने से बचाता है. देन दिस इज कॉल्ड लाइनिक्स साउंड बॉक्स, जो कि 9 कार्टिलेज से बनता है. दिस इज कॉल्ड ट्रेकिया. एंड जो ट्रेकिया है ये T5 रीजन से बाइफरफेट करता है. T5 रीजन से ट्रेकिया डिवाइड करता है. ट्रेकिया डिवाइड और फॉर्म करता है ब्रोंकाई एट 5th thoracic vertebra. ये लेफ्ट लंग्स है और ये राइट लंग्स है. लेफ्ट लंग स्मॉल रहता है एज कम्पेयर टू राइट लंग्स. एंड जो चैम्बर रहता है राइट लंग्स का वो 3 रहता है और लेफ्ट लंग्स का 2 रहता है. राइट वाज लार्ज एज कम्पेयर टू लेफ्ट. 3 चैम्बर रहता है. फर्स्ट वन इज ट्रांसवर्स ऑब्लिक
but this size only oblique is present, oblique feature, not transfer. Or this side heart is placed tilt toward left, and this notch is called cardiac notch, जो कैरी करता है हर्ट को. दिस इज कॉल्ड cardiac notch. Okay, this is lungs. This is cut end of lips, cut end of ribs. This is pulmonary membrane, pulmonary membrane. This is alveoli, और पल्मोनरी मेम्ब्रेन के बीच में रहता है पल्मोनरी फ्लूइड. दिस इज लंग्स. दिस इज आउटर प्लूरा. दिस इज कॉल्ड इनर प्लूरा. तो आउटर प्लूरा, partial pleura. Other name of outer pleura is called partial pleura, and inner pleura is called visceral pleura. This is called covering of lungs, pleura. और जब इनमें इन्फ्लेमेशन होता है, इन्फ्लेमेशन was happen, this is called pleuritis. डिजीज होता है इन्फ्लेमेशन, डिजीज का नाम है प्लूरिटिस. और ये दोनों प्लूरर के बीच में रहता है प्लूरल फ्लूइड, जो कि प्रिवेंट करता है सेपरेशन ऑफ टू प्लूरल मेम्ब्रेन एंड रिड्यूस फ्रिक्शन ऑफ अदर ऑर्गन्स. जो रिड्यूस करता है फ्रिक्शन को, हेल्प करता है फ्रिक्शन को रिड्यूस करने में. प्लूरल फ्लूइड दोनों के बीच में रहता है, फिल किया हुआ. एंड द नेक्स्ट इज function of conducting zone. This is diagram. This is called trachea. Then bronchi. This is called primary bronchi, then secondary bronchi, then tertiary bronchi, then initial bronchi, then the last one is terminal bronchi. This is called conducting zone, and respiratory started from after terminal bronchi. Respiratory bronchi, then alveolar duct, and the last is alveolar sac called alveoli. तो जो एयर पाइप रहता है ट्रेकिया से स्टार्ट करता है, जो कि कवर रहता है सी सेप हाइलेंड कार्टिलेज से डोर्सली इनकम्प्लीट रहता है. और जो सी सेप हाइलेंड कार्टिलेज रहता है ये अप टू इनिशियल बोनक्राई तक रहता है, टर्मिनल बोनक्राई तक में नहीं रहता है, सिर्फ इनिशियल बोनक्राई तक ही रहता है. सी सेप हाइलेंड कार्टिलेज. ट्रेकिया टू इनिशियल ब्रोंकाई. ओके, कि जो फंक्शन रहता है कंडक्टिंग जोन का, मतलब कि जो ट्रेकिया से और टर्मिनल ब्रोंकाई का जो फंक्शन रहता है, द फर्स्ट वन इज कंडक्टिव ऑफ एयर फ्रॉम एक्सटर्नल नोस्ट्रिल टू रिस्पिरेटरी जोन. मतलब कि जो एयर है, जो एयर पाइप ट्रेकिया से रिस्पिरेटरी जोन मतलब कि एल्बुलाई तक जो एयर को पहुंचाना, इसका फर्स्ट फंक्शन है. देन क्लियर कंडक्टिव एयर फ्रॉम फोरिजन पार्टिकल. और ये जो ट्रेकिया, ये जो पाइप है, ये क्लियर करता है पार्टिकल्स को, मतलब कि जो हार्मफुल पार्टिकल्स रहता है, हार्मफुल गैस वैस रहता है, उसको क्लियर करता है कंडक्टिंग जोन को. और ह्यूमिडिफाई ऑफ एयर, एयर में मॉइस्चर रहता है. और मेंटेन टेम्परेचर ऑफ कंडक्टिव एयर अकॉर्डिंग टू बॉडी टेम्परेचर. बॉडी टेम्परेचर के थ्रू मेंटेन करता है टेम्परेचर को ये कंडक्टिंग जोन. देन रिस्पिरेटरी जोन, ये इसका एक ही फंक्शन है, डिफ्यूजन ऑफ गैस, गैस का डिफ्यूजन करना. रिस्पिरेटरी बोनक्राई, एल्बुलाई डक्ट, एल्बुलाई सेक, ये सब आता है रिस्पिरेटरी जोन में. इसका फंक्शन है डिफ्यूजन ऑफ गैस, सिर्फ गैस को डिफ्यूज करना. देन नाउ वी आर स्टडी स्ट्रक्चर ऑफ एल्बुलाई. ये एल्बुलाई का स्ट्रक्चर है, जो कि एयर, ये एल्बुलाई का स्ट्रक्चर है, स्ट्रक्चर ऑफ एल्बुलाई, जो कि एयर अंदर आएगा एल्बुलाई में, एयर.
देन ये ब्लड वेसल है, क्या है, ब्लड वेसल, इसमें आरबीसी प्रेजेंट रहेगा। तो और ये मेम्ब्रेन ऑफ एल्बुलाई है, मेम्ब्रेन ऑफ एल्बुलाई, दिस इज कॉल्ड ब्लड वेसल्स का वॉल। इंडोथीलियम, इंडोथीलियम ऑफ कैपिलरी, यहाँ से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड आएगा जो कि एयर को ले जाएगा। यहाँ पर O2 और CO2 का एक्सचेंज होगा थ्रू एल्बुलाई एंड ब्लड वेसल। देन यहाँ से ऑक्सीजन जाएगा, ऑक्सीजन ब्लड ऑक्सीजन को लेके जाएगा, उधर से डीऑक्सीजनेटेड ऑक्सीजन आएगा। और ये दोनों के बीच में, एल्बुलाई और ब्लड वेसल्स के बीच में फिल क्या रहेगा, बेसमेंट मेम्ब्रेन, बेसमेंट मेम्ब्रेन। तो क्वेश्चन आएगा नंबर ऑफ डिफ्यूजन मेम्ब्रेन, नंबर ऑफ डिफ्यूजन मेम्ब्रेन। जो कि 3 है। पहला है सिंपल स्क्वैमस इपिथेलियल ऑफ एल्बुलाई। एल्बुलाई का जो वॉल है, मेम्ब्रेन है, सिंपल स्क्वेमस एपिथेलियल से बना हुआ है और एयर को एक्सचेंज करने के लिए इसको पहले क्रॉस करना होगा। देन इंडोथीलियम ऑफ कैपिलरी, कैपिलरी का इंडोथीलियम है, उसको क्रॉस करना पड़ेगा। एंड थर्ड इज बेसमेंट मेम्ब्रेन जो कि नॉन सेलुलर है। ये तीनों मेम्ब्रेन क्रॉस करना पड़ेगा एयर को। नंबर ऑफ डिफ्यूजन मेम्ब्रेन, ये तीनों को मिला के थिकनेस होता है, थिकनेस लेस देन 1 mm, 1 mm ये तीनों का थिकनेस रहता है। रेट ऑफ डिफ्यूजन ऑफ गैस अफेक्टेड बाय, जो इफेक्ट है डिफ्यूजन गैस का वो किस पर डिपेंड करता है। तो फर्स्ट वन इज थिकनेस ऑफ डिफ्यूजन मेम्ब्रेन, जितना उसका थिकनेस रहेगा उतना कम वो एक्सचेंज करेगा, गैस का डिफ्यूज होगा। तो दिस इज रेट ऑफ डिफ्यूजन इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू थिकनेस, थिकनेस के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, जितना ज़्यादा थिकनेस रहेगा डिफ्यूजन उतना कम होगा। देन सेकेंड इज पार्शियल प्रेशर ऑफ गैस, ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, जितना ज़्यादा पार्शियल रहेगा प्रेशर गैस का उतना ज़्यादा डिफ्यूज होगा, दिस कॉल्ड डायरेक्टली प्रोपोर्शनल रेट ऑफ डिफ्यूजन। थर्ड इज सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस, जितना ज़्यादा सॉल्युबिलिटी रहेगा गैस का उतना जल्दी डिफ्यूज होगा। और जो CO2 का सॉल्युबिलिटी है वो 20 to 25% हायर रहता है ऑक्सीजन से, मतलब कि ज़्यादा रहता है CO2 का सॉल्युबिलिटी। और ये जो मेमेलियन लंग्स है वो सॉलिड रहता है और स्पॉन्जी रहता है, सकिंग टाइप रहता है और नेगेटिव प्रेशर अंदर रहता है। The lungs are saturated in the thoracic chamber, which is atomically in air-tight chamber. जो हमारा लंग्स रहता है वो प्लेस रहता है थोरेक्सिक चैम्बर में, जो कि एयर टाइट चैम्बर है, जिसे कहा जाता है थोरेक्सिक चैम्बर। वो फॉर्म होता है डॉर्सली, वेंट्रली, लेटरली एंड लोअर साइड। डॉर्सली वर्टिब्रल कॉलम रहता है, वेंट्रली स्टर्नम रहता है, लेटरली रिब्स रहता है और लोअर साइड रहता है डोम शेप डायफ्राम। तो डॉर्सली में रहेगा वर्टिब्रल कॉलम, वेंट्रली में रहेगा स्टर्नम, लेटरली में रहेगा लिप्स एंड लोअर साइड रहेगा डोम शेप
शेप डायफ्राम। ये जो अरेंजमेंट रहता है ब्रीथिंग का, ये डायरेक्ट चेंज नहीं कर सकते, डायरेक्ट पल्मोनरी वॉल्यूम के थ्रू चेंज नहीं कर सकते। सच एन अरेंजमेंट इज़ एसेंशियल फॉर ब्रीथिंग। ये जो अरेंजमेंट है ये ज़रूरी है ब्रीथिंग के लिए, और भी हम लोग इसे डायरेक्ट अल्टर नहीं कर सकते पल्मोनरी वॉल्यूम को। और जो सरफेस एरिया ऑफ लंग्स रहता है ये 80 से 100 मीटर स्क्वायर रहता है। देन मैकेनिज्म ऑफ ब्रीथिंग, जो कि कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्शन रहता है, मसल्स के थ्रू होता है। डायफ्राम मसल्स और इंटरकोस्टल मसल्स। इंटरकोस्टल मसल्स first is diaphragm muscles or the second one is intercostal muscles. This is called intercostal muscles, जो कि रिब्स में रहता है intercostal muscles। और ये जो डायफ्राम है नीचे में लोअर साइड डायफ्राम, इसके हेल्प से प्रोसेस होता है। दो टाइप्स के प्रोसेस रहते हैं। द फर्स्ट इज नॉर्मल ब्रीदिंग and second is forceful breathing। ये जो नॉर्मल ब्रीदिंग आता है ये होता है कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स। कॉन्ट्रैक्ट से इंक्रीज हो जाता है, थोरैक्सिक वॉल्यूम इंक्रीज हो जाता है, और जो रिलैक्स होता है इससे थोरैक्सिक वॉल्यूम डिक्रीज हो जाता है। और जो फोर्सफुल ब्रीथिंग रहता है इसमें जस्ट अपोजिट रहता है, कॉन्ट्रैक्ट होने पर डिक्रीज हो जाता है थोरैक्सिक वॉल्यूम, और रिलैक्स होने पर इंक्रीज हो जाता है थोरैक्सिक वॉल्यूम। ओके, तो लेट्स गो how the mechanism was happen. This is called ribs and sternum. Ribs and sternum. This is called muscles. This is called external intercostal muscles or internal intercostal muscles, जो कि कॉन्ट्रैक्ट करता है जिससे कि इंक्रीज और डिक्रीज थोरैक्सिक वॉल्यूम में होता है। थोरैक्स वॉल्यूम में डोर्सो और वेंट्रल एक्सिस में। ये जो एक्सटर्नल और इंटरकोस्टल मसल्स है ये कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स होने पर जो वॉल्यूम जो इंक्रीज और डिक्रीज होता है ये होता है डोर्सल और वेंट्रल एक्सिस पर। और जो डायफ्राम है ये इंक्रीज थोरैक्सिक वॉल्यूम एंटीरियर एंड पोस्टीरियर एक्सिस। ये जो डायफ्राम रहता है ये इंक्रीज करता है थोरैक्सिक वॉल्यूम को एंटीरियर और पोस्टीरियर मतलब अपर एंड लोअर, डोर्सल एंड वेंट्रल मतलब लेफ्ट साइड एंड राइट साइड वॉल्यूम इंक्रीज करता है। ये जस्ट लाइक होता है कि एक बाल्टी में ऐसे ऐसे उसका हैंडल लगा दीजिए, हैंडल, ठीक है, और ये डोर्सल व वेंट्रल व हैंडल ऊपर और नीचे से करते हैं थोरैक्सिक वॉल्यूम में इंक्रीज और डिक्रीज होता है। जैसे ये डोर्सल है ये नीचे आएगा तो फिर वॉल्यूम इंक्रीज हो जाएगा, फिर ये अपना पोजीशन में आएगा तो वॉल्यूम डिक्रीज कर जाएगा। जस्ट लाइक दैट एक्सटर्नल और इंटरनल मसल्स भी ऊपर आएगा तो फिर वॉल्यूम इंक्रीज कर जाएगा, और फिर नीचे आएगा तो वॉल्यूम डिक्रीज कर जाएगा। और इसकी मदद से प्रेशर का हाई और लो होगा जिससे कि एयर बाहर निकलेगा। इंस्पायरेशन और एक्सपायरेशन। इंस्पायरेशन एक्टिव प्रोसेस है और एक्सपायरेशन पैसिव प्रोसेस है।
तो पहले इंस्पायरेशन देख लेते हैं। इंस्पायरेशन जो है वो एक्टिव प्रोसेस है, क्योंकि इसमें फोर्सफुली दम लगाना पड़ता है सांस लेने के लिए। और एक्सपायरेशन पैसिव प्रोसेस है, क्योंकि वो ऑटोमेटिक रिलीज हो जाता है, एयर बाहर निकल जाता है। तो इंस्पायरेशन एक्टिव प्रोसेस है। तो एयर इंटर करता है लंग्स में, वॉल्यूम थ्रोक्सिक वॉल्यूम इंक्रीज हो जाता है, डायफ्राम जो रहता है वो कॉन्स्ट्रैक्ट करता है, नीचे आ जाता है, जैसे कि वॉल्यूम इंक्रीज कर जाता है, रिब्स और स्टर्नम राइजेस हो जाता है, ऊपर हो जाता है, और उससे वॉल्यूम इंक्रीज होता है और एयर अंदर घुसता है, हाई कंसेशन से लो कंसेशन। अंदर का प्रेशर लो हो जाता है और एयर अंदर आ जाता है। कॉन्ट्रैक्शन ऑफ डायफ्राम मसल्स, जिससे कि इंक्रीज होता है थोरैक्सिक वॉल्यूम में, एंटीरियर और पोस्टीरियर एक्सिस में। ठीक है। देन कॉन्ट्रैक्शन ऑफ एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल्स, जिससे कि इंक्रीज होता है थोरैक्सिक वॉल्यूम में इन डोर्सल और वेंट्रल एक्सिस में। एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल्स वॉल्यूम इंक्रीज करता है डोर्सल और वेंट्रल एक्सिस में, और डायफ्राम वॉल्यूम इंक्रीज करता है एंटीरियर और पोस्टीरियर एक्सिस में। और ये दोनों होने के बाद इंक्रीज थोरेसिस वॉल्यूम इन बोथ एक्सिस, प्रेशर डिक्रीज, थोरैक्सिक प्रेशर जो रहता है वो डिक्रीज हो जाता है, थोरैक्सिक प्रेशर डिक्रीज, और इंस्पायरेशन टेक प्लेस, ऑक्सीजन अंदर आ जाता है। नाउ इंस्पायरेशन, नाउ एक्सपायरेशन, दिस इज कॉल्ड पैसिव प्रोसेस, क्योंकि ऑटोमेटिकली हो जाता है। जो वॉल्यूम थोरैक्सिक वॉल्यूम डिक्रीज करते हैं, पहले डायफ्राम अपने ओरिजिनल प्लेस में आता है और रिब्स और स्टर्नम भी अपने ओरिजिनल प्लेस में आता है, जैसे कि वॉल्यूम फिर से डिक्रीज कर जाता है और प्रेशर इस बार हाई हो जाता है और एयर एक्सहेल कर देता है फ्रॉम लंग्स। फर्स्ट ऑफ ऑल रिलैक्सेशन ऑफ डायफ्राम मसल्स, जिससे कि डिक्रीज होता है थोरेसिस वॉल्यूम, रिलैक्सेशन ऑफ एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल्स, जिससे कि डिक्रीज होता है थोरेसिस वॉल्यूम में, टोटल थोरैक्सिक वॉल्यूम डिक्रीज हो जाता है, जिससे कि प्रेशर इंक्रीज हो जाता है, इंक्रीज टोटल प्रेशर, और एयर एक्सहेल कर देता है लंग्स टू एटमॉस्फेयर, और एक्सपायरेशन टेक प्लेस। नाउ फोर्स एक्सपायरेशन। अब फोर्स एक्सपायरेशन कैसे होता है? तो फोर्स एक्सपायरेशन जो होता है वो इंटरनल इंटरकोस्टल की हेल्प से होता है। इंटरनल इंटरकोस्टल मसल्स और डायफ्राम दोनों जब मिल के, डायफ्राम मसल्स दोनों मिल के कॉन्ट्रैक्ट करता है, जिससे कि डिक्रीज हो जाता है थोरेसिस वॉल्यूम, इंक्रीज हो जाता है थोरेसिस प्रेशर, जिसे कहा जाता है फोर्स एक्सपायरेशन। एब्डोमिनल मसल्स अपर जाता है और इंटरकोस्टल मसल्स लोअर आता है और कॉन्ट्रैक्ट करता है, जिससे कि थोरैक्सिक वॉल्यूम में डिक्रीज हो जाता है और इंक्रीज हो जाता है थोरैक्सिक प्रेशर, और उससे फोर्सफुली एक्सपायरेशन हो जाता है। नाउ रिस्पायरेटरी वॉल्यूम एंड कैपेसिटीज। जो एवरेज हेल्दी ह्यूमन है वो ब्रेथ करता है 12 to 60 टाइम्स पर मिनट वो 12 to 60 टाइम
ब्रीथ लेता है। और ये जो मशीन है जिस इस मशीन को कहा जाता है स्पायरोमीटर, इससे मेजर होता है ब्रीथिंग का। और ये जो ग्राफ है इट इज़ कॉल्ड स्पायरोग्राम। स्पायरोग्राम ग्राफ को रिप्रेजेंट करता है और दिस मशीन इज कॉल्ड स्पायरोमीटर, इस मेजर करता है ब्रीथिंग को। तो ये लंग्स वॉल्यूम है। इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, टाइडल वॉल्यूम, इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम और रेसिडुअल वॉल्यूम। तो ये IRV इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, TB है टाइडल वॉल्यूम, IRV है एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, RV है रेसिडुअल वॉल्यूम। तो इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम IRV ये 2500 से 3000 ml रहता है, और जो टाइडल वॉल्यूम है ये 500 ml रहता है, और एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम 1000 to 1100 ml रहता है, और रेसिडुअल वॉल्यूम ये 1100 से 1200 ml रहता है। तो ये नॉर्मल ब्रीदिंग में ओनली टाइडल वॉल्यूम यूज होता है। ये देखिए, ये लेना फिर छोड़ना, लेना फिर छोड़ना, फिर लेना फिर छोड़ना। फिर जब फोर्सफुली रिस्पायरेशन करते हैं फिर ये रिस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, ये फोर्सफुली रिस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, फिर नॉर्मल अपनी ब्रीदिंग में फिर टाइडल वॉल्यूम लिए। फिर जब एयर फोर्स से निकालते हैं तो इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, जिसमें इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम 1200 देखिए, ये फोर्सफुली एक्सहेल की एयर को। फिर ये वापस से टाइडल वॉल्यूम नॉर्मल, देन फिर फोर्सफुली सांस लिए इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, फिर टाइडल वॉल्यूम। तो जो लंग्स कैपेसिटी है IC इंस्पायरेटरी कैपेसिटी, ये जो निकालते हैं TB प्लस IRV, ये दोनों को ऐड करने से इंस्पायरेटरी कैपेसिटी निकल जाएगा, और EC इंस्पायरेटरी कैपेसिटी आएगा, ये TB प्लस एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम को ERV ऐड करने से आएगा। और जो वाइटल कैपेसिटी है ये TB टाइडल वॉल्यूम प्लस IRV एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम प्लस ERV एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। और जो फंक्शनल रिजर्व कैपेसिटी है ये आएगा IRV एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम प्लस RV रेसिडुअल वॉल्यूम को ऐड करने से। जो स्पायरोमीटर है ये रेसिडुअल वॉल्यूम को मेजर नहीं कर सकता है। स्पायरोमीटर कैन नॉट बी मेजर बाय रेसिडुअल वॉल्यूम, और जितने भी कैपेसिटी में रेसिडुअल वॉल्यूम प्रेजेंट है वो सारे कैपेसिटी को मेजर नहीं कर सकता है। जैसे कि फंक्शनल रेसिडुअल कैपेसिटी, इसमें भी रेसिडुअल वॉल्यूम प्रेजेंट है, और टोटल लंग्स कैपेसिटी इसमें भी रेसिडुअल वॉल्यूम प्रेजेंट है। दैट्स वाई फंक्शनल रेसिडुअल वॉल्यूम और टोटल रेसिडुअल वॉल्यूम कैन नॉट बी मेजर्ड बाय स्पायरोमीटर। देन पल्मोनरी वेंटिलेशन, जो पल्मोनरी वेंटिलेशन है PV, ये रेट ऑफ ब्रेथ इनटू टाइडल वॉल्यूम। जब हम लोग रेट ऑफ ब्रीथ 12 से 16 इसमें जब मल्टीप्लाई करेंगे टाइडल वॉल्यूम 500 से, तो हम लोग का पल्मोनरी वेंटिलेशन निकल जाएगा, जो कि होता है 6000 से 8000 ml। नाउ एक्सचेंज ऑफ गैसेस। सॉरी गाइस, वीडियो बंद हो गया था। एक्सचेंज ऑफ गैस हम लोग रिकॉर्ड कर लिए थे बट वो वीडियो सेव नहीं हुआ। एक्सचेंज ऑफ गैस में इंस्पायरेटेड एयर रहता है, जो कि एटमॉस्फेयर में PO2 रहता है 159 mmHg, और पार्शियल प्रेशर ऑफ CO2 रहता है 0.3 mmHg इंस्पायर्ड एयर में, जो कि एटमॉस्फेयर में रहता है। वो फिर एल्वेलाई में आके डिक्रीज हो जाता है, ऑक्सीजन 104 mmHg हो जाता है और CO2 40 mmHg हो जाता है। देन ऑक्सीजनेटेड पल्मोनरी वेन, जो कि ऑक्सीजनेटेड वेन है, उसमें ऑक्सीजन और डिक्रीज होकर 95 और CO2 40% हो जाता है। और देन सिस्टमेटिक आर्टरी में भी सेम रहता है 95 O2 और CO2 40, और फिर टिश्यू में CO2 इंक्रीज हो जाता है 45 हो जाता है, और ऑक्सीजन डिक्रीज हो जाता है 40 हो जाता है। तभी तो ऑक्सीजन का एक्सचेंज होता है हाई कंसंट्रेशन टू लो कंसंट्रेशन, डिफ्यूज होता है। और फिर सिस्टमेटिक वेन, जो कि डीऑक्सीजनेटेड वेन है, इसमें ऑक्सीजन 40 और CO2 45 रहता है, फिर वापस से
हायर कंसेंट्रेशन टू लोअर कंसेंट्रेशन जाके CO2 बाहर रिमूव हो जाता है। टॉयलेटरी गैस पहले ऑक्सीजन और CO2। एटमॉस्फेरिक एयर में 159 ऑक्सीजन रहता है और CO2 0.3 रहता है। फिर एयर बुलाए में 104 ऑक्सीजन हो जाता है और CO2 40 हो जाता है। फिर ब्लड डीऑक्सीजनेटेड ब्लड में ऑक्सीजन 40 हो जाता है, CO2 45 हो जाता है। और ऑक्सीजनेटेड में 95 ऑक्सीजन रहता है और 40 कार्बन डाइऑक्साइड रहता है। फिर टिश्यू में 40 ऑक्सीजन रहता है और 45 कार्बन डाइऑक्साइड रहता है। तो एक फ्लो चार्ट बना लेते हैं। एटमॉस्फेयर PO2 और CO2 का 159 एटमॉस्फेयर, फिर 159 से 104, फिर 95, फिर 40, फिर टिश्यू में जाता है टिश्यू। और फिर टिश्यू से 45, फिर 45 रेस्पिरेटरी वेन, पल्मोनरी आर्टरी, फिर 40, फिर 32 और फिर 0.3 mm Hg एटमॉस्फेयर में। अब देख लेते हैं तो एक फ्लो चार्ट बना लेते हैं। एटमॉस्फेयर PO2 और CO2 का 159 एटमॉस्फेयर, फिर 159 से 104, फिर 95, फिर 40, फिर टिश्यू में जाता है टिश्यू। और फिर टिश्यू से 45, फिर 45 रेस्पिरेटरी वेन, पल्मोनरी आर्टरी, फिर 40, फिर 32 और फिर 0.3 mm Hg एटमॉस्फेयर में। अब देख लेते हैं हेमोग्लोबिन का बाइंड। जो बाइंडिंग साइड रहता है ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड हेमोग्लोबिन में, उसका स्ट्रक्चर इस प्रकार है, जहाँ पर COOH रहता है और यहाँ पर आयरन Fe2+ और NH2 रहता है, NH2, जिसमें Fe2+ रहता है उसमें ऑक्सीजन आके बाइंड करता है और NH2 वाले में कार्बन डाइऑक्साइड आके बाइंड करता है। Fe2+ में ऑक्सीजन बाइंड करेगा और NH2 में कार्बन डाइऑक्साइड, ऑक्सीजन कार्बन डाइऑक्साइड, देन यहाँ ऑक्सीजन कार्बन डाइऑक्साइड, दिस इज ग्लोबिन। तो 4 ऑक्सीजन और 4 कार्बन डाइऑक्साइड बाइंड करता है, बाइंड विथ ऑक्सीजन बाइंड करता है विथ Fe2+ ऑफ हीम के Fe2+ से करता है, और CO2 करता है बाइंड विथ NH2 ऑफ ग्लोबुलर प्रोटीन, ग्लोबिन प्रोटीन में बाइंड करता है CO2। अब ट्रांसफर ऑफ ऑक्सीजन, जो कि ऑक्सीजन का ट्रांसफर है वो 2 to 3% ऑक्सीजन ट्रांसफर करता है प्लाज्मा के थ्रू, बिकॉज ऑक्सीजन वो डिजोल्व नहीं करता है इजली वाटर, बिकॉज ऑक्सीजन डज नॉट डिजोल्व ईजली इन वाटर, वो वाटर में जल्दी डिजोल्व नहीं होता है ऑक्सीजन, डेट्स वाई ओनली 2 to 3% ही ट्रांसफ़र करता है प्लाज्मा के थ्रू। और रेस्ट 97 to 98% ब्लड जो है वो बाइंड करता है हेमोग्लोबिन रेड ब्लड सेल से, जो कि स्ट्रक्चर है ऑक्सीजनेटेड हेमोग्लोबिन। तो O2 है, ये 2 से 3% प्लाज्मा के थ्रू जाएगा और 97 से 98% हेमोग्लोबिन के थ्रू, जिसे कहा जाएगा ऑक्सी हेमोग्लोबिन, HbO2। The next is oxygen hemoglobin dissociation curve, जो कि सेचुरेशन बताएगा ऑक्सीजन का और कार्बन डाइऑक्साइड का, जो कि सिग्नॉइड कर्व रहेगा, बोहर्स इफेक्ट, एस शेप, ये रहता है एस शेप। और PO2 26 में यहाँ पर 50% सेचुरेट हो जाता है। इस साइड जो ग्राफ का ये रिप्रेजेंट करेगा, इस साइड ग्राफ का रिप्रेजेंट करेगा पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन, और इस साइड करेगा सेचुरेशन ऑफ हेमोग्लोबिन ऑक्सीजन। और P50 में
वैल्यू PO2 26% होगा। ये जो ग्राफ है अगर लेफ़्ट साइड शिफ्ट होगा, लेफ़्ट साइड शिफ्ट, तो उसे कहा जाएगा फेवरेबल कंडीशन, फेवरेबल कंडीशन, जो कि HbO2 एसोसिएशन होगा हेमोग्लोबिन और ऑक्सीजन का। इसे कहा जाता है हैंडल इफेक्ट, हेल्डन इफेक्ट। और अगर राइट साइड शिफ्ट हुआ, राइट साइड, तो वो अनफेवरेबल हो जाएगा, अनफेवरेबल HbO2 डिसोसिएशन हो जाएगा उसका। इसे कहा जाता है बोहर्स इफेक्ट, बोहर्स इफेक्ट। तो ये जो लेफ्ट साइड शिफ्ट है इसका रीजंस पार्शियल प्रेशर ऑफ CO2 इंक्रीज होना चाहिए, पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन इंक्रीज होना चाहिए और पार्शियल प्रेशर ऑफ CO2 डिक्रीज होना चाहिए, तभी ये फेवरेबल हो जाएगा और लेफ्ट साइड शिफ्ट करेगा कर्व और हेमोग्लोबिन से ऑक्सीजन एसोसिएट होगा। और फिर H+ आयंस भी डिक्रीज होना चाहिए और pH इंक्रीज होना चाहिए और टेम्परेचर डिक्रीज होना चाहिए। और ये जो सिचुएशन है ये नियर लंग्स होता है, लंग्स और एल्वुलाई। और ये जो अनफेवरेबल कंडीशन है इसमें O2 डिक्रीज रहेगा और इसमें CO2 इंक्रीज रहेगा और H+ इंक्रीज रहेगा। जहाँ जहाँ O2 इंक्रीज रहेगा वहाँ H+ इंक्रीज रहेगा और pH डिक्रीज रहेगा, टेम्परेचर इंक्रीज रहेगा, तब ये अनफेवरेबल कंडीशन होगा। ये होता है नियर टिश्यू। इस साइड होगा ग्राफ का नीचे वाला होगा पार्शियल प्रेशर ऑफ O2 एंड दिस साइड saturation of HbO2. Okay, next is transfer of CO2. जो CO2 का ट्रांसफ़र होता है वो 23% होता है कार्बोनो हेमोग्लोबिन के फॉर्म में, HbCO2 मतलब कि RBC के फॉर्म में, कार्बन हेमोग्लोबिन के फॉर्म में 23% रहता है। देन 70% बाय कार्बोनेट के आयन के फॉर्म में जाएगा, वो ट्रेवल करेगा इन प्लाज्मा NaHCO3 और रेस्ट 7% डिजॉल्व होगा इन प्लाज्मा, डायरेक्ट प्लाज्मा के फॉर्म में। बाइकार्बोनेट आयन के फॉर्म में इन प्लाज्मा करेगा 70% और डायरेक्ट प्लाज्मा करेगा 77% थ्रू प्लाज्मा। अब देखते हैं लोडिंग ऑफ CO2 नियर टिश्यू के नियर में लोड CO2 का लोड कैसे होगा। ये मान लीजिए टिश्यू है, ठीक है, ये पहले CO2 यहाँ इंक्रीज है, ये पे लोडिंग ऑफ CO2 नियर टिश्यू कैसे होगा। पहले CO2 इंक्रीज होगा टिश्यू में, फिर ये 23% जो CO2 था वो HbO2 हेमोग्लोबिन में जाएगा और ऑक्सीजन को लात मारेगा, वहाँ बैठ जाएगा CO2। तो CO2 वहाँ बैठ जाएगा जिससे कार्बोनो एक्सोग्लोबिन के फॉर्म में, वो फिर जाएगा 23% और फिर 70% जो CO2 है वो यहाँ आएगा, वो H2O से ऐड होगा, कैटलिस्ट के हेल्प से H2CO3 बनाएगा, फिर वो H2CO3 फिर कैटलिस्ट के हेल्प में H+ प्लस HCO3- में फॉर्म होगा और फिर ये HCO3 बाहर जाके Na+ के साथ ऐड होके NaCO3 बनाएगा, जो कि फिर रेस्ट ऑफ 70% ट्रैवल करेगा CO2। और ये जो RBC में ये सब रिएक्शन चलेगा, इसको बैलेंस होने के लिए क्लोराइड शिफ्टिंग होगा, क्लोराइड शिफ्ट। और ये जो H+ है फिर ये Hb+O2 से मिलेगा और यहाँ जो Hb है वो एक्ट करेगा बफर, एज ए बफर, एक्ट एज बफर।
7% डायरेक्ट CO2 का फॉर्म होगा। और ये Hb प्लस O2 करेगा, O2 बाहर निकल जाएगा ऑक्सीजन RBC में, और फिर ये Hb फिर H के साथ HHB बनाएगा जो कि हेमोग्लोबिन एसिड होगा। ये जो वहाँ कैटलिस्ट यूज़ किए थे का नाम है कार्बोनिक एनहाइड्राइड एंजाइम, प्रेजेंट रहता है RBC में और प्लाज्मा में। अब ये जो लोडिंग ऑफ CO2 है नियर एल्बुलाई, अब देखते हैं CO2 एल्बुलाई में कैसे लोड होता है। ये है एल्बुलाई, सेवन परसेंट। पहले ये HbO2, अब यहाँ पर जितना उधर चलते हैं उसका सब अपोजिट चलना है। HbCO2 यहाँ पर बैठा हुआ था, अब यहाँ पर ऑक्सीजन का राज है। अब फिर ऑक्सीजन यहाँ आएगा और फिर इस बार CO2 को लात मारेगा, 23% CO2 को लात मारेगा, और फिर H2CO3 वहाँ जो बना था फिर वो कैटलिस्ट की हेल्प से टूट के CO2 प्लस H2O बनाएगा। फिर यहाँ से CO2 को लात मारेगा, 70% CO2 70% निकल जाएगा, और फिर H प्लस HCO3 वहाँ जो बना था ये फिर Ca के हेल्प से HbO2 बनाएगा, और फिर HHB वहाँ जो बना था फिर ये HbO2 बनाएगा, यहाँ से H रिलीज हो जाएगा, फिर HbO2 बनाएगा, और इस बार क्लोराइड शिफ्ट भी होगा, और ये HCO3 बाहर से NaHCO3 वो जो बनाया था वो ब्रेक होके Na2 निकल जाएगा, और फिर HCO3 यहाँ से अंदर आएगा, और फिर ये H प्लस के साथ रिएक्ट करके HbO2 बनाएगा, और इस बार HCO3 एक्ट करेगा एज ए बफर, एक्ट एज बफर। ये हो गया लोडिंग ऑफ CO2 नियर एल्बुलाई। अब हम लोग देख लेते हैं रेगुलेशन ऑफ ब्रीदिंग, ब्रीदिंग का रेगुलेशन देख लेते हैं। MO से कंट्रोल होता है पहले ये, अब ये जो MO सिग्नल देगा डॉर्सल रिस्पिरेटरी ग्रुप को और वेंट्रल रिस्पिरेटरी ग्रुप को। डॉर्सल रिस्पिरेटरी ग्रुप है ये इंस्पायरेटरी एरिया है, और जो वेंट्रल रिस्पिरेटरी ग्रुप है ये एक्सपायरेटरी एरिया है। ये कंट्रोल करेगा रिस्पायरेटरी रिदम को और कंट्रोल करेगा कंट्रोल, और ये जो एक्सपायरेटरी एरिया है ये कंट्रोल करेगा फोर्सफुली ब्रीदिंग को। और कंट्रोल करेगा कॉन्ट्रैक्शन ऑफ एब्डोमिनल मसल और इंटरकोस्टल मसल्स, क्योंकि ये कंट्रोल कर रहा है फोर्सफुल रेस्पिरेशन को। इंटरनल इंटरकोस्टल मसल्स और एब्डोमिनल मसल्स, एब्डोमिनल मसल्स। अब MO जो कि निमोटॉक्सिक सेंटर है, ये सेंटर है, ये स्विच ऑफ सेंटर है, स्विच ऑफ सेंटर जो कि स्टॉप कर देगा इंस्पायरेशन को 1 to 5 सेकेंड में। अगर न्यूमोटॉक्सिक एरिया है वो हाइपर एक्टिव हो जाता है, तो फिर वो इंक्रीज कर देता है रेट ऑफ ब्रीथिंग और ड्यूरेशन ऑफ इंस्पायरेशन डिक्रीज कर देता है, जल्दी सांस लेने का ड्यूरेशन कर देता है, और रेट कर देता है इंक्रीज, ड्यूरेशन ऑफ इंस्पायरेशन। एंड द नेक्स्ट इज केमिकल रेगुलेशन ऑफ ब्रीदिंग। जो केमिकल रेगुलेशन ब्रीदिंग है ये बेस ऑन
सेंसिटिविटी रहता है, जो कि H+ में आयन में और CO2 आयन में रहता है। इसे कहा जाता है कीमो रिसेप्टर, जो कि प्रेजेंट रहता है 2 जगह। पहला तो सेंट्रल कीमो रिसेप्टर और पेरिफेरल कीमो रिसेप्टर। जो कि सेंट्रल कीमो रिसेप्टर रहता है वो प्रेजेंट रहता है नियर MO और ब्रेन में, और जो पेरिफेरल कीमो रिसेप्टर रहता है वो प्रेजेंट रहता है आर्टरी में और एओर्टा में। प्रेजेंट रहता है आर्टरी में और एओर्टा में। H+ और CO2 इंक्रीज रहता है इन CSF, और इधर H+ और CO2 इंक्रीज रहता है इन ब्लड। अगर इन ब्लड में इंक्रीज हो जाएगा तो फिर जाके पेरिफेरल कीमो रिसेप्टर ऑन हो जाएगा, और ये दोनों कंट्रोल करेगा, बोथ आर कंट्रोल MO, जो कि इंक्रीज करेगा रेट ऑफ ब्रीदिंग। अगर कीमो रिसेप्टर, सेंट्रल कीमो रिसेप्टर और पेरिफेरल रिसेप्टर दोनों अलग अलग बटा हुआ है। अगर CSF में H+ और CO2 इंक्रीज कर देगा, जो कि नियर ब्रेन रहेगा, और ब्लड वेसल्स में H+ और CO2 इंक्रीज कर देगा अगर तो वहाँ पर कीमो रिसेप्टर प्रेजेंट है एओर्टा में और कार्टरी आर्टरी में, जो कि जहाँ पर वो सेंसर जाके MO को नोटिफिकेशन दे देगा और फिर वो इंक्रीज कर देगा रेट ऑफ ब्रीदिंग को। यहाँ पर एओर्टा में रिसेप्टर लगा हुआ है और यहाँ ब्रेन में लगा हुआ है। ओके, एंड द लास्ट वन इज डिसऑर्डर ऑफ रिस्पिरेटरी सिस्टम। कौन कौन सा डिसऑर्डर है? पहला तो अस्थमा, जो डिफ़िकल्ट करता है, ब्रीथिंग लेने में डिफ़िकल्ट होगा और काउज करेगा वीजिंग को ड्यूरिंग इन्फ्लेमेशन ऑफ, इसमें ब्रोंकाई और ब्रोंकुलस में इन्फ्लेमेशन हो जाएगा जिससे कि डिफ़िकल्ट होगा ब्रेथ करने में। जो फर्स्ट वन इज अस्थमा। द सेकेंड वन इज इम्फाइसीमा। ये इन्फाइसीमा जो वो क्लिनिकल डिसऑर्डर है जो कि एल्वुलाई वॉल को डैमेज कर देगा। ये मेजर काउज होता है सिगरेट स्मोकिंग। सिगरेट स्मोक करने से डैमेज हो जाता है एल्वुलाई वॉल और इससे कि रिस्पिरेटरी सरफेस डिक्रीज हो जाता है। एंड द थर्ड वन इज ऑसिलेटरी रिस्पिरेटरी डिसऑर्डर, जो कि फाइब्रोसिस है, जो कि पेरिफेरल ऑफ फाइब्रस टिश्यू में होता है, जो काउज करता है लंग्स डैमेज, सीरियस लंग डैमेज हो जाता है इससे। एंड द फोर्थ वन इज सिलिकोसिस जो है वो सिलिका डस्ट अंदर घुस जाता है एल्वुलाई में और इनहेलेशन हो जाता है, अंदर घुस जाता है, जिससे कि काउज होता है सिलिकोसिस, जिससे कि ब्रेथ लेने में प्रॉब्लम होता है। और इसी की तरह डिसऑर्डर भी कंप्लीट हो गया। तो ब्रीथिंग एंड एक्सचेंज ऑफ गैस हमारा चैप्टर कंप्लीट हो गया है। सो आई होप दिस वीडियो इज़ हेल्पफुल टू यू। सो थैंक यू, बाय बाय।